जैसे अब हम वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हम टेरिलीन के पढ़ रहे थे। टेरिलीन जो कि एक पॉलिएस्टर फाइबर है। ओके, तो ये एक पॉलिएस्टर फाइबर है जो कि टेरेथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है। मैंने पिछली बार बताया था कि टेरेथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल, यहाँ पर COOH होगा और एथिलीन ग्लाइकॉल जो कि CH2OH होता है। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि डाइमेथाइल टेराथैलेट से भी बन सकता है। इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, बस H की जगह CH3 होगा। तो एक्चुअली ज़्यादा आसान होता है, इसमें अल्कोहल आसानी से एलिमिनेट हो जाता है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप टेरेथैलिक एसिड ही लो, क्योंकि वही बेस्ट होगा। लेकिन कहीं अगर लिखा हो कि डाइमेथाइल टेराथैलेट और ग्लाइकॉल से, एथिलीन ग्लाइकॉल से टेरिलीन बन रहा है, तो आप मान लो कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है। टेरिलीन के दूसरे नाम डैक्रॉन, क्रॉनर, माइलर और टेरॉन भी है। ओके, तो आप याद रखिएगा। टेरेथैलिक एसिड अगर मानते हैं COOH और यहाँ पे H, तो H2O का एलिमिनेशन होगा एंड फॉर्मेशन विल बी लाइक OCH2CH2। यहाँ पे भी COO वाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। हाँ, ये हमारा बेंजीन था, इसका CO क्योंकि इधर से इसका OH हट गया है, और इधर से भी इसका CO क्योंकि इधर से इसका OH हट गया है। OH हटा और इसका O साथ में आया, हैंस COO हो गया, दैट इज़ यही ईस्टर बना रहा है। और फिर CH2 और फिर उसका O। तो ये रहा हमारा टेरिलीन जो कि एक्चुअली पॉलीस्टर है। बेंजीन था, टेरेथैलिक एसिड में COOH था, इधर से इसका OH चला गया था, इधर से भी इसका OH चला गया था। ये O उसका है, किसका है? एथिलीन ग्लाइकॉल का है। इसी तरीके से टेरिलीन बनता है और एलिमिनेशन एक अल्कोहल का होता है। तो टेरिलीन एक इम्पॉर्टेंट फाइबर है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स में थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक वैसे पॉलीमर होते हैं, जब ये हीट करते हैं ना तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब वो हम कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, ये सभी के सभी जो है ना थर्मोप्लास्टिक्स के ही एग्जाम्पल हैं। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीस्टाइरीन सब थर्मोप्लास्टिक्स हैं। एंड द लास्ट वन में एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा यूनिक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या रेजिन्स भी इन्हें कहते हैं। थर्मोसेटिक पॉलीमर जो होता है, जब उन्हें हम ठंडा करते तो बहुत हार्ड हो जाते हैं, और वो एक बार अगर ठंडे होकर कोई शेप ले लेते हैं तो वो शेप कभी उनका टूटता नहीं है। यानी अगर हम उसको तोड़ते हैं तो वो सिर्फ बर्बाद ही होगा, उसको दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे कि बेकलाइट के बारे में आपने सुना होगा। टेफ्लॉन जो मैंने आप लोग को, अच्छा टेफ्लॉन आगे है। बेकेलाइट जो है वो एक्चुअली में बनता है कोई स्विचेस बनाने में, प्लास्टिक नहीं होता, वो बेकेलाइट होता है। और कोई भी स्विच अगर एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा से मेंटेन नहीं किया जा सकता। एनिलीन एल्डिहाइड रेजिन एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये सब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। एक और होता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। तो ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब मैं सबके सब मोनोमर्स और पॉलीमर्स आपको बताऊंगी, अब ध्यान दीजिएगा बस। ओके, तो ध्यान दीजिए। ये आप पहला जो देख रहे हैं थीन है, तो पॉलीथीन बनने वाला है। ये एक एडिशन पॉलीमर, मैंने क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो एडिशन पॉलीमर होगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा, और सेम है एक ही से बन रहा है तो होमो पॉलीमर, और दो से बनेगा तो को पॉलीमर। और जहाँ एलिमिनेशन हो रहा है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, और वही हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी होगा। तो हम देख रहे हैं पॉलीथीन बन रहा है तो ऑब्वियसली एडिशन पॉलीमर है, होमो पॉलीमर है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है। पॉलीप्रोपिलीन से भी पॉलीप्रोपिलीन बनेगा, प्रोपिलीन से पॉलीप्रोपिलीन, तो एडिशन होमो पॉलीमर और चेन ग्रोथ पॉलीमर। उसी तरह विनाइल क्लोराइड आपको याद होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो उससे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। तो ये भी एडिशन पॉलीमर है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है, होमो पॉलीमर है। स्टाइरीन याद होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH6H5 पॉलीस्टाइरीन बनता है। ये भी एडिशन है, होमो पॉलीमर है, चेन ग्रोथ पॉलीमर है। नेक्स्ट है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल एक्चुअली विनाइल साइनाइड को ही कहते हैं, और इसका जो पॉली होगा वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल यानी कि पैन, इसको ऑर्लॉन भी कहते हैं। तो ये भी क्या होगा, एडिशन होगा, होमो होगा, चेन ग्रोथ होगा। इसी तरह 1,3-ब्यूटाडाइन जो कि एक ऐसा जो आप शायद नहीं जानते हो, इससे ब्यूना रबर्स बनते हैं।
1,3-ब्यूटाडाइन से क्या बनता है, ब्यूनाइल रबर्स। ऑब्वियसली ये भी एडिशन है, चेन ग्रोथ है, होमो है। फिर आता है विनाइल एसीटेट, जिस तरह विनाइल साइनाइड आया, विनाइल फ्लोराइड आया, तो विनाइल एसीटेट भी ले सकते हैं, COOCH3 लगा होगा CH में, तो इससे बनेगा पॉलीविनाइल एसीटेट यानी PVA। ये भी एडिशन है, ये भी होमो पॉलीमर है, ये भी चेन ग्रोथ पॉलीमर है। इसके बाद आता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी इथीन भी कह सकते हो। तो ये टेट्राफ्लोरोइथीन है, CF2 और इससे टेफ्लॉन बनता है। इससे क्या बनता है, टेफ्लॉन बनता है। टेट्राफ्लोरोइथीन यानी CF2 से टेफ्लॉन बनता है। तो आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली ये एक होमो पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है यानी चेन ग्रोथ पॉलीमर है। एक बात आप याद करो, टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक जो कुकवेयर हम जानते हैं वो बनाने में हेल्प होता है। नॉन स्टिक कोटिंग टेफ्लॉन से ही किया जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आइसोप्रीन आपको याद था, 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पे मिथाइल, ये एक आइसोप्रीन है, इसी से हमारा नेचुरल रबर बनता है, ये भी एडिशन है, होमो है और चेन ग्रोथ है। नेक्स्ट क्लोरोप्रीन, 2 पे क्लोरो था, वही 1,3-ब्यूटाडाइन में इससे बनता था नियोप्रीन रबर, जिसको हम आर्टिफिशियल रबर भी कहते हैं, ये भी एडिशन है, ये भी होमो पॉलीमर है, ये भी चेन ग्रोथ है। अब आता है शुरू क्या, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। उसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल प्लस डाइमिथाइल टेरेथैलेट। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि डाइमिथाइल टेरेथैलेट हो या टेरेथैलिक एसिड हो, अब दोनों को सेम मांगूँ तो आप क्या याद करते हो कि उससे क्या बनता था, टेरेलीन, डाइमिथाइल टेरेथैलेट ही टेरेथैलिक एसिड है और साथ में इथिलीन ग्लाइकोल है आपके पास, और एक तरफ अल्कोहल एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो टेरेलीन बनेगा, डैक्रॉन बनेगा, टेरॉन बनेगा, क्रॉनर बनेगा और माइलर बनेगा। सब के सब तो वही है, सेम नाम है। ये एक पॉलीस्टर है। अब आप देख सकते हो दो अलग अलग है, तो कोपॉलीमर कंडेंसेशन हो रहा है तो ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर ही होगा और कंडेंसेशन पॉलीमर ही होगा। या हेक्सामिथिलीन डाइमिथाइलिक एसिड है, पहले मैंने ये बता दिया कि नायलॉन 6 से जो कि पॉलीअमाइड है, ये भी होगा कोपॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। नेक्स्ट ये है फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी वही है, अनब्रेकेबल वाला थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ये भी कोपॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। नेक्स्ट आता है फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल, ये बेक्लाइड तो पहले भी बता दिया हमने, जिससे स्विचेस बनते हैं, ये भी थर्मोसेटिंग ही है, तो ये भी कोपॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट आता है मैलिक एनहाइड्राइड एंड मिथिलीन ग्लाइकोल अल्काइल प्लास्टिक, मिथाइल मेथाक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट, ये भी एडिशन होमो पॉलीमर होता है। तो एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर्स नहीं, और ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एथिलीन ग्लाइकोल से ग्लिप्टल या अल्काइड्स या थैलिक एसिड बनते हैं, कोपॉलीमर होता है, लीनियर स्टेप ग्रोथ होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं, ये मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाता है, ये भी कोपॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ और थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जैसे कि पहले मैंने कहा। एक और हेक्सामेथिलीन डाइमाइन प्लस सेबेसिक एसिड नायलॉन 6 एक फाइबर बना था, स्ट्रॉन्ग फाइबर, जो कोपॉलीमर है, ऑब्वियसली स्टेप ग्रोथ भी है। 6 अमाइनो हेक्सानाइक एसिड जो है, इससे नायलॉन 6 बनता है। कैसा होता होगा हेक्सानाइक एसिड, यानी 4 CH2 और COOH, दो तरफ एडिपिक एसिड शायद बोला जा रहा है, और उसमें छठे नंबर पर अमाइनो हो, ओके, छठे नंबर पर अमाइनो हो, यानी एक तरफ अमाइनो होगा, तो यही जो अमाइनो है H हो सकता है, ये H और इधर का OH आपस में करता है और नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करता है। होमोपॉलीमर है लेकिन एक स्टेप ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है। तो हमारे सारे मोनोमर्स और पॉलीमर्स थे जिन्हें हमको याद रखना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें बायोमॉलिक्यूल्स और साथ में पॉलीमर्स चैप्टर के, तो जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि मोनोसैकराइड्स जो होते हैं वो कन्फिग्रेशन में जो C1 पर डिफ़र करे अल्डोजेस में और C2 पर डिफर करे कीटोसिस में, वो एनोमर्स कहलाते हैं। याद कीजिए आप ग्लूकोज का जो मेन जहाँ से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो फर्स्ट कार्बन से होता है, क्योंकि वहाँ अल्डिहाइड ग्रुप है, और उसके सेकेंड कार्बन पे फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, जिससे वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये जो कार्बन्स है यही उनके एनोमर्स बनते हैं। यहीं पे जो कन्फिग्रेशन अलग अलग होगा वही उनके एनोमर्स बनाते हैं, जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एनोमर्स है, अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज एनोमर्स है। ये पहला हुआ। सेकेंड, फर्स्ट कार्बन जो होता है अल्डोजेस का और सेकेंड कार्बन कीटोजेस का, जिसके कन्फिग्रेशन पे डिफरेंस के कारण ही एनोमर्स बनते हैं, वही एनोमेरिक कार्बन है या फिर ग्लाइकोजेटिक कार्बन है। ठीक है, मोनोसैकराइड्स जो कि कन्फिग्रेशन एक कार्बन एटम जो एनोमेरिक कार्बन के अलावा कहीं और हो तो वो एपिमर्स कहलाता है। मैंने बताया होगा
C4 एपिमर, C2 एपिमर, यानी कार्बन 2 पर अगर कन्फिग्रेशन अलग हो गया, ग्लूकोज का जो C2 एपिमर होता है ना वो मैनोज कहलाता है, और ग्लूकोज का C4 एपिमर गैलेक्टोज कहलाता है। सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, अल्डोज, कीटोज और डाइसैकेराइड्स, सिर्फ सुक्रोज को छोड़कर वो सब के सब फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड सब रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन आते हैं? वो हमारा सुक्रोज, क्योंकि इसका एल्डिहाइड ग्रुप ही बिजी है। क्यों बिजी है? क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया है? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, दैट्स वाई इसका एल्डिहाइड ग्रुप ही बिजी हो गया। और ये जो है इसीलिए ये फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, इन सब को रिड्यूस नहीं कर पाया, इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बाकी डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको याद होगा जहाँ पे बीटा लिंक बन रहा है, आप भी देख सकते हो उसमें कि उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप कहीं फ्री नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली जो हमारा क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो ऑब्वियसली नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, वो तो शुगर ही नहीं होते। तो दैट्स वाई सेल्यूलोज नहीं है, स्टार्च नहीं है, तो ये सब नहीं कर सकते रिड्यूस। ओके, स्टार्च और सेल्यूलोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है लास्ट में, एकदम लास्ट में जहाँ चेन का अंत हो जाए, तो वो टॉलेंस रीजन को तभी रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट है और उनके जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है वो मार्क्ड है, कोई डिटेक्टेबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व नहीं हो पाता। सोचो ना, उतना बड़ा वेट है, उतना बड़ा चेन है, सिर्फ एक अंत पर वही रिड्यूसिंग ग्रुप हो, तो वो किस काम का रिड्यूसिंग ग्रुप हुआ, कितना रिड्यूस कर लेगा वो। दैट्स वाई इसे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं माना जाता, ना ही रिड्यूसिंग शुगर्स माना जाता है स्टार्च और सेल्यूलोज के। जो स्पॉन्टेनियस चेंज आता है स्पेसिफिक रोटेशन का एक समय के साथ एक इक्विलिब्रियम वैल्यू में, वही म्यूटा रोटेशन कहलाता है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट, स्पेसिफिक रोटेशन में अपने आप कोई चेंज आना एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक समय के साथ, ये म्यूटा रोटेशन कहलाता है। सारे के सारे जो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज है, डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज, वो सब के सब म्यूटा रोटेशन अंडरगो करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। यानी कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस में डाल के रखें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज या डाइसैकेराइड्स, इनको डाल के रखें तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन अपने आप ही बदलता रहता है समय के साथ, एक इक्विलिब्रियम वैल्यू तक आता है, जिसी प्रोसेस को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्योंकि हमारा ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसको डेक्स्ट्रोज कहते हैं, फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी है इसलिए लेव्यूलोज इसको कहते हैं। कहा जाता है कि अल्फा अमाइनो एसिड्स ही प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो हम जानते हैं, और प्रोटीन्स कंडेंसेशन पॉलीमर से अल्फा अमाइनो एसिड्स के, तो ये भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें H2O, अब याद करो अल्फा अमाइनो एसिड्स में क्या रिमूव होता है? H2O रिमूव होता है। सारे वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर हुआ, सारे के सारे जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं जिनका L कन्फिग्रेशन हो, और सारे नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स का डी कन्फिग्रेशन होता है। मतलब अल्फा अमाइनो एसिड्स ज़्यादातर लेवो रोटेटरी ही होते हैं, नहीं लेवो रोटेटरी नहीं, एल कन्फिग्रेशन, डिग्लिसरॉल्डिहाइड के अपोजिट, यानी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स का जो प्रोटीन होता है उनका एल कन्फिग्रेशन, और सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका डी कन्फिग्रेशन। कहा जाता है केराटिन जो है वो स्किन में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, वुल में पाया जाता है। कोलेजन टेंडन्स में, फाइब्राइन सिल्क में और मायोसिन मसल्स में। ये सब फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और उनके लीनियर स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया होगा। ये प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन्स, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन में क्या अंतर था? फाइब्रस में केराटिन था, मायोसिन था, तो वो जो प्रोटीन्स थे ना वो कहा था कि वो स्किन, हेयर, नेल्स और वुल में पाए जाते हैं। ओके, और मायोसिन मसल्स में पाया जाता है, और ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। ओके, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स थे वो वाटर में सॉल्युबल थे, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं थे। याद कर लीजिए, केराटिन स्किन में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, वुल में पाया जाता है। कोलेजन जो प्रोटीन है वो टेंडन्स में पाया जाता है, उसी से वो बंधे होते हैं। केराटिन स्किन, हेयर, नेल एंड वुल, स्किन, हेयर, नेल एंड वुल, केराटिन। कोलेजन टेंडन्स में, कोलेजन टेंडन्स में, फाइब्राइन सिल्क में, फाइब्राइन सिल्क में, फाइब्राइन सिल्क में, और मायोसिन मसल्स में। ये सारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और उनके लीनियर स्ट्रक्चर्स होते हैं, केराटिन, स्किन, हेयर, नेल और वुल। और कोलेजन जो है वो टेंडन्स में और फाइब्राइन सिल्क में और मायोसिन मसल्स में, ये सारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं।
अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम्स हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हुआ, थायरोग्लोब्यूलिन हुआ, एंटीबॉडीज़ हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, फेब्रिनोजेन हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ, ये सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है। मैंने अभी आपको फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स दिए जो एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन, थायरोग्लोब्यूलिन, एंटीबॉडीज़ एंड हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ये सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। इनके फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है। ये जो फोल्डिंग होता है ना ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस के कारण या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ओके, और या फिर वैंडरवाल्स इंटरैक्शंस के कारण होता है। वैंडरवाल्स इंटरैक्शंस के कारण या डायपोलर इंटरैक्शंस के कारण। क्या कहा मैंने? एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, सबके सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। इनके फोल्डेड स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो फोल्डिंग है डाइसल्फाइड ब्रिजेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वैंडरवाल्स इंटरैक्शंस, डायपोलर इंटरैक्शंस के कारण हुआ है। इंसुलिन के बारे में अगर बात किया जाए तो वो एक प्रोटीन है या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन और अ पेप्टाइड हार्मोन। इसमें 51 अमाइनो एसिड्स है जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, इसमें 21 और 30 अमाइनो एसिड्स होंगे। 2 पेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से सिस्टीन डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक से जुड़ा हुआ होता है। ये जो 2 पेप्टाइड चेन्स हैं ये सिस्टीन डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक से जुड़ जाता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है या पेप्टाइड हार्मोन है। 51 अमाइनो एसिड्स है, 21 एंड 30, और ये सिस्टीन के डाइसल्फाइड ये 2 पेप्टाइड चेन्स जो है वो सिस्टीन डाइसल्फाइड क्रॉस लिंक से जुड़े हुए होते हैं। जो डिजीज सिकल सेल अनीमिया है वो एक्चुअली डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन के कारण होता है जो कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड के बदलने से होता है, ग्लूटामिक एसिड के वैलिन में बदलने से, जो सीक्वेंस में है, जो कि एक्चुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। केमिकली सारे के सारे एंजाइम्स ही ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोस होता है और पेंटोस शुगर, और आरएनए में 3-राइबोस शुगर। दोनों डीएनए आरएनए में सेम प्यूरिन बेसिस है। एडेनिन, गुआनिन और पैरामिडीन बेसिस डिफरेंट है। याद कीजिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। डीएनए को और आरएनए को क्या चाहिए? यूरासिल। जो वैक्सेस होते हैं ना वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के ईस्टर्स होते हैं विद लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। द वैक्सेस आर द ईस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लंबे फैटी एसिड्स के ईस्टर्स होते हैं और लंबे अल्कोहल्स भी होते हैं। ओके, वैक्सेस। अब ये कंपटीशन विंडो है यानी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, फिर गोल्डन की पॉइंट्स एंड देन आफ्टर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जल्दी करते हैं। कंपटीशन विंडो दोनों ग्लूकोज फ्रक्टोज टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है, पहले सोल्यूशन को बेनेडिक्ट सोल्यूशन को। ओके, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स, वो 3 मॉलिक्यूल्स C6H5NH2 के साथ रिएक्ट कर ग्लूकोसाजोन बनाया था एंड पहले बार पे फिनाइल हाइड्रोजीन बना था, फिर ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन, और क्योंकि वो एक क्रिस्टलाइन येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और मोनोसैकेराइड जो C1C2 पे ही अलग अलग है तो सेम ओसाजोन देंगी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स को जब इसे करते हैं तो क्रिस्टलाइन ओसाजोन्स मिलते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के लिए होता है। सारे के सारे अलग अलग होते हैं C1C2 पे, तब भी वो सेम ओसाजोन देते हैं जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। कहा जाता है कि दोनों स्टार्च और सेल्यूलोज कंडेंसेशन पॉलीमर से ग्लूकोज के, और ग्लूकोज पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, आई मीन स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का और सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज का। स्टार्च मिक्सचर है अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस लिनियट, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड। अमाइलोस एक ब्लू कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ क्योंकि एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अमाइलोज आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है, अमाइलोस आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है, अमाइलोज आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है। अमाइलोज
आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है। ओके, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है। सिक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। लैक्टोज में ग्लूकोज यूनिट जो होता है अपने रिड्यूसिंग फॉर्म में, तो लैक्टोज में क्या होता है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज, तो वो अपने रिड्यूसिंग फॉर्म में होता है। प्रोटीन्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स अल्फा अमीनो एसिड के CO-NH को पेप्टाइड बॉन्ड कहता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर वो न्यूट्रल डायपोल विटरियन और इसीलिए मिनिमम सॉल्युबिलिटी होता है, यानी जब वो विटरियन बने हुए रहता है विटर आयन तो उनका सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है। क्या है इसके कारण सॉल्युबिलिटी अल्फा अमीनो एसिड्स में ये बेस और ये एसिड की तरह। डी नेचुरल का प्राइमरी स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है, सेकेंडरी टर्शियरी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, प्राइमरी रह जाता है, सेकेंडरी टर्शियरी खराब हो जाता है। पीएच होता है गैस्ट्रिक जूस का जिसमें स्ट्रॉन्ग HCl है जो हमारे पेट में होता है वो 2 होता है, और ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कराता है हमारे स्टमक में क्या कराता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। रेड कलर जो है वो आयरन प्रोटोपोर्फिरिन कॉम्प्लेक्स जिसको हेमे भी कहते हैं उसके कारण होता है। रेड कलर हेमोग्लोबिन का आयरन प्रोटोपायरीन कॉम्प्लेक्स के कारण होता है जिसको हेमे कहते हैं। हेमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड सिस्टम HCO3 - H2CO3 वो एक बफर की तरह एक्ट करता है, और पीएच ब्लड का 7.3 से 7.42 यानी एकदम स्लाइटली बेसिक। ओके, ओके, अब हम कुछ गोल्डन की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लास्टिक के हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है जो कि नायलॉन और PVC के बीच में होता है। ओके, थर्मोप्लास्टिक्स हमेशा लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, चाहे वो नाइट्रोसेल्यूलोज हो, पॉलीथीन हो, पोर्सपेक्स हो। और प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो पॉलीमर चेन्स के बीच में फिट कर जाते हैं और अट्रैक्शन को वीक करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। लाइनॉन 6 USA और परलॉन जर्मनी वो कैप्रोलैक्टम के प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के कारण बनता है। आपको नायलॉन 6 याद होगा जो कि 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड से बना था जिसको कैप्रोलैक्टम ही कहते हैं। 540 केल्विन पर जब इसको हीट करते हैं 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड विच इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम उसके कारण बनता है वो। ओके, इसको परलॉन भी कहते हैं, परलॉन भी कहते हैं, परलॉन भी कहते हैं, परलॉन भी कहते हैं। सैरन जो है वो कोपॉलीमर है विनिलिडीन क्लोराइड का। Sarin is a copolymer of vinylidene chloride and vinyl chloride. Vinylidene chloride और vinyl chloride में क्या अंतर है? दोनों का जो कोपॉलीमर होगा वही सैरन होगा। एडेनल कोपॉलीमर है एक्राइलोनाइट्रिल और विनाइल क्लोराइड का। ये वाटर सॉफ्टनर बैग्स बनाने में यूज़ होता है। एक्राइलोनाइट्रिल एंड विनाइल क्लोराइड का कोपॉलीमर क्लॉथ ब्लैंकेट्स एंड डायनेट्स बनाने में। जो हम लोग एस्पिरिन यूज़ करते हैं, एस्पिरिन जो हार्ट अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए होता है, एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक एजेंट्स है, ओके, उसके लिए यूज़ किया जाता है। सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स वो सर्फेक्टेंट्स कहलाते हैं क्योंकि वो सरफेस टेंशन ही घटा देते हैं वाटर के। सारे सर्फेक्टेंट्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप होते हैं, एक पोलर हेड, एक वाटर सल्यूबल, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल जो कि ऑयल सल्यूबल होता है, और जो वाटर सल्यूबल है वो पोलर हेड ग्रुप है। जो वॉल सल्यूबल है वो लायोफिलिक, लिपोफिलिक एंड ये हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक होता है। आपको सोप का तो बाइसेल फॉर्मेशन तो पता ही होगा, 10th में सबने पढ़ा है। सोडियम सोप्स हार्ड होते हैं, पोटेशियम सोप्स सॉफ्ट होते हैं। सोडियम सोप्स आर हार्ड बट पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट, इसलिए वॉशिंग सोप्स जो जनरली सोडियम सोप्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम्स और टॉयलेट सोप्स जो होते हैं उन्हें पोटेशियम सॉल्ट से बनाया जाता है। वॉशिंग सोप्स जो आप लोग कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हो वो आपको सोडियम सोप से बनाया जाता है ताकि वो हार्ड रहे, लेकिन लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम या फिर टॉयलेट सोप्स पोटेशियम सॉल्ट से बनते हैं। सोप्स की तरह डिटर्जेंट्स के भी टाइप है, लीनियर बेंजीन, सल्फोनेट, LBS, जिसमें फिनाइल ग्रुप रैंडमली अटैच्ड होता है सेकेंडरी पोजिशंस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन या एनअल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स का, वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। सोप की तरह डिटर्जेंट जो लीनियर बेंजीन सल्फोनेट के फॉर्म में है वो बायोडिग्रेडेबल है। सोप की तरह नहीं, डिटर्जेंट्स को हम लोग हार्ड वाटर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीशियम और जो कैल्शियम सॉल्ट्स है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं डिटर्जेंट्स में वो वाटर में सल्यूबल होते हैं, और सोप्स के जो होते हैं वो इनसल्यूबल होते हैं वाटर में। ओके,
सल्फा ड्रग्स जो होता है वो इफ़ेक्टिव है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। और कौन सा जो एक एसो डाई है और मार्टियस येलो जो नाइट्रो डाई है उन्हें डायरेक्ट डाइज कहते हैं। ये तो एक्स्ट्रा गोल्डन की पॉइंट्स थे, इन्हें याद करना उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन तब भी आपको याद रखने चाहिए। नाउ द एग्जाम्पल्स। कहा जा रहा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आखिर कितने कायरल कार्बन्स होते हैं। आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 वो कार्बन आर इन ग्लूकोज, और अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो इसमें तो 3 इन फ्रुक्टोज, क्योंकि ये तो नहीं है कायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO एलिमेंट्स है, वाटर में भी सोल्यूबल है वो, और वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ चार्ज करता है, पर्पल कलर देता है, मॉलिश रिएजेंट के साथ, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन एक ब्लू कलर बनाता है आयोडीन के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है? स्टार्च आप सब जानते हो कि आयोडीन के साथ स्टार्च एक ब्लू कलर देता है, रिड्यूसिंग नहीं है इसलिए इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। ओके, तो वो स्टार्च होगा। चारिंग जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तो पर्पल कलर मॉलिश रेजन के साथ देता है, तो ये पक्का एक कार्बोहाइड्रेट है, तभी ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ शेयरिंग हो रहा है और मॉलिश रेजन के साथ पर्पल कलर दे रहा है, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नेगेटिव है कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए एक ब्लू कलर दे रहा है आयोडीन के साथ। तो स्टार्च, ये जो ब्लू स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। एलेनिन तो आपको याद ही होगा, NH2 CH3COOH। तो स्ट्रक्चर्स बताना एट pH2। अब ध्यान दो, pH2 क्या है? एक एसिडिक स्ट्रक्चर है। एसिडिक कब होगा कोई चीज़, यानी कॉन्जुगेट एसिड बना है, यानी उसने कोई बेसिक कैरेक्टर शो किया है। बेसिक कैरेक्टर कब? जब उसने H+ गेन कर लिया, और जब वो H+ गेन करेगा देन इट विल बी A। एंड pH 10 की बात करें तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन है, यानी उसने एसिडिक कैरेक्टर शो किया होगा, यानी उसने अपना H+ दान दिया है, यानी COO-, हेंस A विल बी द राइट आंसर। इसमें से कौन एक्सबिटर आयन बनकर नहीं रहता? ग्लिसिन, एंथ्रानिलिक एसिड, सल्फरनिलिक एसिड या एलेनिन। एलेनिन, ग्लिसिन तो ऑब्वियसली वो ज्विटर आयन स्ट्रक्चर रह सकते हैं। एंथ्रानिलिक एसिड में लोन पेयर्स जो होते हैं NH2 ग्रुप्स के, वो डोनेटेड हो जाता है बेंजीन में, कि हमारा एंथ्रानिलिक एसिड, क्योंकि बेंजीन में लगे सारे लोन पेयर ये ले लेता है, दैट्स वाई ये प्लस ये माइनस बनने का मौका ही नहीं मिलता, ज्विटर आयन नहीं बन पाता। और जो सल्फरनिलिक एसिड होता है SO3H इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है COOH ग्रुप से कि वो प्रोटॉन डोनेट कर देता है, इस वजह से वो ज्विटर आयन बना लेता है। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कीटोन्स फिलिंग सोल्यूशन रिड्यूस नहीं कर पाते, टॉलरेंस रिएजेंट भी नहीं कर पाते, लेकिन फ्रुक्टोज जिसमें कीटो ग्रुप है उसको रिड्यूस कर जाता है। क्यों? जो CHOH ग्रुप है जो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है कीटो ग्रुप में। नेक्स्ट, इनोलाइजेशन हुआ कीटो ग्रुप ऑफ फ्रुक्टोज का, और फिर इंटरकन्वर्जन उसके अल्डिहाइडिक ग्रुप में। लॉबरी-डे-ब्रोई-वैन एकिंस्टन रीअरेंजमेंट के कारण, या फिर एपिमेराइजेशन और रफ स्टिक डिग्रेडेशन। तो मैं क्या कहूँगी, यहाँ जो साइक्लाइजेशन हुआ है इसी को एपिमेराइजेशन कहा जा रहा है, इसी को रफ स्टिक डिग्रेडेशन भी कहा जा रहा है, इसी के कारण वो रिड्यूस कर पाता है। जो स्ट्रक्चरल फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है प्रोलीन को दूसरे नेचुरल अल्फा प्रोलीन, या प्रोलीन NHCOOH दूसरे अल्फा अमाइनो एसिड से, वो क्या है कि ये एक सेकेंडरी अमाइन है। ओके, इसमें एरोमेटिक ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। ऑप्टिकली इनएक्टिव भी इसको नहीं कहना चाहिए, और ना ही ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बस एक सेकेंडरी अमाइन है। स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च तो ग्लूकोज का है, अल्फा ग्लूकोज। और कहा जा रहा है कॉमन डाइसैकेराइड का फॉर्मूला C12H22 जो हमारा सुक्रोज है। स्ट्रक्चर ग्लिसिन का ये रहा करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लिसिन और दूसरे अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक होते हैं, और कहा जा रहा है एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स जो होता है अमाइनो एसिड्स में वो NH3+ है, एंड बेसिक इज COO-। अब बताओ, पॉजिटिव रेडिकल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं कि एसिडिक होते हैं? ऑब्वियसली एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अमाइनो एसिड है, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप COO-, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है,
हेंस ये डोनेट करने की कोशिश करेगा, हेंस ये बेसिक है, और ये गेन करने की कोशिश करेगा, हेंस ये एसिडिक है। ओके, सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है जी। ग्लिसिन और दूसरे अमाइनो एसिड्स एम्फोटेरिक हैं क्योंकि NH2COOH है, स्वीटर आयन है ना। शुगर जो होता है ओसाजोन डेरिवेटिव्स बनते हैं, किस में आइडेंटिकल ओसाजोन्स बनेंगे? ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, बी ऑब्वियसली ना। इसमें से कौन से सेट्स में सिर्फ डायसैकेराइड्स ही है? माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च ना, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, बी होगा आंसर। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना पॉलीमर कंप्लीट किया, साथ में बायोमोलिक्यूल्स के भी क्वेश्चन किए। आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हमारा वक्त अवेलेबल है। और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।